हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। इट मींस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाएगा। सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नेशनल इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास पहले डोमेस्टिक इनकम होनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के बाद ही आप क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। सो जो नेशनल इनकम होती है वो हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। सो सबसे पहले हम बात करें जो हमारा नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं किससे? नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP@FC से। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है। देन उसके बाद आता है, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी तो हम इसके अंदर क्या, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस डोमेस्टिक इनकम होगा, हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से कितना अर्न करा, अगर उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हमने अब्रॉड से कितना अर्न करा या कितना इनकम जनरेट करा, तो जब इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, मैंने 1000 करोड़ अपनी इकोनॉमी से इनकम जनरेट करा, प्लस मैंने 200 करोड़ अब्रॉड से अर्न करा, तो इसका मतलब मेरी का मतलब मैं नेशनल इनकम की बात करूं, 1000 करोड़ हमने डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न करा और 200 करोड़ हमने अब्रॉड से अर्न करा। इट मींस टोटल मिला के हमने 1200 कहां से, पूरी नेशनल इनकम की, नेशनल टेरिटरी की इनकम आ गई है, नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, सो हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। तो जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, हम 3 तरीके से डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। वो 3 तरीके क्या है हमारे पास? वो 3 तरीके से जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम निकालने का, वो है हमारे पास इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड। दूसरा जो हमारे पास मेथड है इनकम निकालने का, वो है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। और जो थर्ड है वो है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। हम इसको हम डिनोट करते हैं NDP@FC के नाम से। इसको डिनोट करा जाता है GDP@MP के नाम से, और इसको डिनोट करा जाता है GDP@MP के नाम से। ठीक है, सो अगर मेरे को अब बड़े ध्यान से समझना, अगले 5 मिनट में हम समझने वाले हैं कि इनकम मेथड, इसको इनकम नाम क्यों दिया गया है, इसको एक्सपेंडिचर नाम क्यों दिया गया है, और इस थर्ड मेथड को वैल्यू एडेड नाम क्यों दिया गया है। सो अगर मैं बात करूं, अगर किसी एक इंडिविजुअल की इनकम निकालनी है, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम निकालनी है, तो सिंपल सी क्या बात, मेरे पास जितनी भी इनकम अर्न होती है, मेरे पास जितने भी सोर्सेज हैं इनकम अर्न करने के, अगर मैं उन सबका सम कर दूं तो उससे मेरी क्या पता चल जाएगी, उससे मेरी इनकम पता चल जाएगी। और उस मेथड को मैंने क्या नाम दे दिया, इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड में मेरी इनकम की, मेरे पास जितनी भी इनकम है उन सबका सम कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी इनकम का पता चल जाएगा। ऐसे ही सेम मैं बात करूं, अगर इकोनॉमी की इनकम को पता चलना है तो इकोनॉमी में रहने वाले सभी लोगों की अगर मैं इनकम को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब पूरी डोमेस्टिक की इकोनॉमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक की इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये तो चलो हो गया इनकम मेथड। अब बात करती है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या
अगर मेरे की इनकम निकालनी है तो अब दूसरा मेथड है मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में मेरे अगर जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो कंजम्पशन पे खर्चे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे खर्चे हो, मैं इन सभी अपने खर्चों को अगर ऐड कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है जितनी मेरी इनकम होगी मैं उतना ही तो क्या कर सकता हूं, या तो खर्च करूंगा या इन्वेस्ट करूंगा, है ना। तो मान लो पहले मैंने अपनी इनकम मेथड से जो भी इनकम निकाली थी मेरी 10,000 रुपीज इनकम थी, ठीक है, 10,000 रुपीज क्या थी, इनकम थी। मैंने अपनी सभी इनकम को सम अप कर दिया तो 10,000 रुपीज उनका सम बना, तो 10,000 रुपीज इनकम मेथड से मैंने अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाल ली। मतलब ये एक इंडिविजुअल की एग्जांपल है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं, ये एग्जांपल समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल का, फिर उसी को इकोनॉमी के साथ जोड़ देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, अब मेरे पास 10,000 इनकम है तो क्या अपने खर्चे जोड़ दो। अब मान लो मैंने खर्चे कुछ किस पे करेंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन पे करेंगे, कुछ क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे खर्चे करेंगे, तो सभी खर्चों जो भी मेरे खर्चे हैं वो मेरी इनकम से ही तो जाएंगे। तो अगर मैं अपने खर्चों को जोड़ दूंगा उससे भी मेरी क्या पता चल जाएगी, मेरी इनकम पता चल जाएगी। और अब इस इनकम को कहूंगा मेरी इनकम पता चली किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। यहां इनकम पता चली मेरी इनकम अर्न से, इनकम मेथड। यहां मेरी इनकम पता चली खर्चों से, मेरे जितने भी सारे खर्चे थे मैंने उनको सम करा, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना मेरे पास इनकम होगा वही तो मैं खर्च करूंगा, तो उससे पता चली मेरी एक्सपेंडिचर से इनकम, तो इसको मैंने बोला एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ अब हम समझेंगे वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इससे हम डोमेस्टिक इनकम कैसे अर्न करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं वैल्यू एडेड मेथड से हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोला जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप समझना एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसके बाद एक कौन है, मिलर है, जो मिल्स, जिसकी मिल्स होती है। फिर थर्ड है एक हमारे पास बेकरी वाला, और फोर्थ है हमारे पास कंज्यूमर। सो समझते हैं हम इस एग्जाम्पल से। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, देखो फार्मर क्या करता है, फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है। तो फॉर एग्जांपल फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है, फार्मर को जो वीट का रॉ मटेरियल होता है, जो बीज होता है, वो 100 रुपीज का पड़ा, और उसने वो बेचा, जो इसको कहेंगे इनपुट कॉस्ट, इनपुट और आउटपुट, इसको पड़ा 100 रुपए की कोई चीज, उसने 500 रुपए का बेचा उसको। किसको बेचा, 500 रुपए का इसको बेचा, ठीक है, 500 रुपए का इसको बेचा मिलर को, मतलब जो मिल्स वाले को, जो वीट से क्या करता है, फ्लोर बनाता है। तो इसका मतलब वैल्यू एडेड कितना हुआ, वैल्यू एडेड हुआ 400। 100 रुपए का इसको पड़ा, इसने इसको बेचा 500 का, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ, 400 रुपए का, ठीक है। दूसरी चीज, अब इससे बेकरी वाला, अब यहां पर समझते हैं बेकरी वाले को अगर इसने 500 रुपए का बेचा है तो इसको बेकरी वाले को कितने का पड़ेगा, बेकरी वाले को पड़ेगा 500 रुपए का, ठीक है। और मान लो ये बेचता है 700 रुपए का, ये किसको बेचता है, ये बेचता है 700 रुपए का, नहीं बेकरी वाला नहीं, पहले मील वाला, पहले मील वाला समझते हैं हम। इसको पड़ा 500 रुपए का, तो इसके लिए 500 रुपए का क्या हो गया, इनपुट, 500 रुपए की इनपुट कॉस्ट हो गई। फॉर एग्जांपल ये 700 रुपए का 700 रुपए का इसको क्या करता है, बेचता है, 700 रुपए का बेकरी वाले को बेचता है। तो इसका मतलब इसने आउटपुट कितना करा, इसने वैल्यू एडिशन कितना करा, इसने वैल्यू एडिशन करा 200 का, ठीक है। अब मान लो अगर इसने इसको 700 का बेचा तो इसको 700 का पड़ा। अब ये मानते हैं इसने बेचा 1000 का, तो इसको 300 रुपए क्या पड़ा, वैल्यू एडिशन। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग की वैल्यू थी 100 रुपए, स्टार्टिंग की वैल्यू थी 100 रुपए, 100 रुपए फार्मर ने खरीदा था, उसमें 400 रुपए का एडिशन हुआ, वैल्यू एडिट करा फार्मर ने। फिर मिल्स वाले ने उसमें कितना का एडिशन करा, 200 का एडिशन करा। फिर उसके अंदर बेकरी वाले ने कितने का एडिशन करा, 300 का। इसका मतलब सभी हमने वैल्यू एडेड को ऐड करा तो हमारे पास जो एक वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ कमोडिटी की जो आउटपुट वैल्यू आई वो कितनी आई, 1000 रुपीज। और अगर हमने सिर्फ जितना एडिशन करा है
उसको ऐड करा है। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है। अब हम डिटेल में इनकम मेथड को, एक्सपेंडिचर मेथड को और वैल्यू एडेड मेथड को वन बाय वन करेंगे विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम मेथड। सबसे पहले हमने बात करी थी इनकम मेथड। तो इनकम मेथड हमने बात करा था कि अगर इकोनॉमी में रहने वाले सभी इंडिविजुअल्स की हम इनकम को ऐड कर देंगे तो उससे हमें डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता चल जाएगा और उससे हमें डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता चल जाएगा। तो अब एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी टाइप्स की इनकम होती है वो हम ऐड कर देंगे। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक इकोनॉमी में कितने टाइप की इनकम हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं इनकम मेथड में, हमने बात करी किससे डिनोट करा हमने इनकम को, हमने इनकम को डिनोट करा, हमने इनकम मेथड में, इनकम मेथड डिनोट करा हमने एनडीपीएटएफसी। अब बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप की इनकम हो सकती है। तो जो सबसे पहली इनकम होती है वो होती है कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। ठीक है, सबसे पहले होती है कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। दूसरी होती है, वो पहली इनकम तो होगी अगर कोई भी पर्सन किसी और के पास काम कर रहा है तो उसको जो भी इनकम अर्न हो रही है उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई। अब मैं एक ब्रैकेट बना दे रहा हूं, तीन इनकम ऐसी है जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब मेन उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाएगा, मेन उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाएगा। मगर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो हमें बोल सकते हैं, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इनकम होंगी, रेंट एंड रॉयल्टी। किसी भी इंडिविजुअल की कौन सी इनकम हो सकती है, रेंट एंड रॉयल्टी, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट। दूसरा हम कहेंगे भाई किसी भी पर्सन की इंटरेस्ट नाम से भी इनकम हो सकती है, ये भी किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का। या फिर किसी भी पर्सन की इनकम हो सकती है आपके पास प्रॉफिट। किसी भी इनकम की क्या हो सकती है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये इनकम हो सकती है। और लास्ट में एक इनकम और हो सकती है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। जैसे कि सबसे पहले आपने बोला किसी भी इकोनॉमी में या तो क्या होगा, कोई किसी के पास काम कर रहा होगा वैसी इनकम होगी, या रेंट एंड रॉयल्टी इनकम आ रही होगी, या इंटरेस्ट के रूप में इनकम आ रही होगी, या फिर प्रॉफिट के रूप में आ रही होगी। अब इनके अलावा भी कुछ इनकम, कुछ सोर्स है इनकम के। जैसे कोई जो लॉयर है, मिक्स इनकम, मतलब जैसे लॉयर है, लॉयर अपनी सर्विस देता है तो उसको जो इनकम मिलती है वो मिक्स इनकम में आएगी। जो डॉक्टर है वो अपनी सर्विस देता है, डॉक्टर की जो सर्विस है वो किस में आएगी, वो भी अपनी आएगी मिक्स इनकम में। थर्ड जो है हमारे पास वो है शॉपकीपर, फार्मर एक्सेट्रा। मतलब ये खुद काम करते हैं, उनकी खुद की इनकम जनरेट होती है, तो वो हो जाता है हमारे पास मिक्स इनकम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इनकम मेथड से। अच्छा, एक चीज और, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर हम चेक करते हैं एम्प्लॉय को किस किस तरीके से इनकम मिल सकती है। इसको मिल सकती है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, या तो हो सकता है उसको कैश में पैसा मिले, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, या हो सकता है उसको सैलरी ना देके, मान लो कोई बिजनेस का कोई एसी दे दिया, बिजनेस का कोई फर्नीचर दे दिया, बिजनेस की कोई गाड़ी दे दी, तो उस रूप में भी इसको क्या मिल सकता है, किसी के पास काम करने से पैसे के बदले कुछ और भी मिल सकता है। और लास्ट सोशल
सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब क्या होता है, आप देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसका मतलब होता है कि मान लो एम्प्लॉयर ने जो उसको कैश या काइंड दिया तो दिया, मान लो जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय के नाम पर पीएफ अकाउंट में भी पैसे डालता है, तो पीएफ अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो वो उस एम्प्लॉय की इनकम ही, इसलिए उसके लिए एक अलग पार्ट बनाया गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो उसके मतलब जो उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाला गया कैश या काइंड से हटकर, तो वो भी इस इंडिविजुअल की इनकम बन जाएगी। तो ऐसे ही इनकम मेथड में हम जितने भी टाइप की इकोनॉमी इनकम हो सकती थी उन सबको हमने क्या करा, लिख लिया। अब हम अपने इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पास हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी, किससे, इनकम मेथड से। तो अगर हमें पता है इनकम मेथड से, अगर हम सबसे पहले इनकम मेथड से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड में हम सबसे पहले जो हमारी इनकम मेथड से हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं उसको डोनेट करते हैं एनडीपी एट एफसी से, इसको हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो सबसे पहले हमें पता है एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी निकाला था। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर होता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर थर्ड होता है हमारे पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सो अच्छा, इससे पहले हम आगे चले, अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया होगा तो इसके अंदर वो क्या क्या दे सकता है, किन किन को मिलाकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनेगा। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो इन तीन चीजों को मिलाकर हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनेगा। अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दे रखा तो हमें तीन चीज दे रखी होंगी, रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा हमें दे रखा होगा इंटरेस्ट, और तीसरा हमें दे रखा होगा प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन होगा तो हम इन तीन चीजों को मिलाकर, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को मिलाकर हम ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और देखते हैं, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो आप प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर इसका एक और नाम है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका एक और नाम क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर,
सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या फिर एक और है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब हमारे पास रिटेन अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा मिक्स इनकम। सो अब ये पूरा हमारा जो इनकम मेथड से जो फॉर्मूला बनता है, ये सारा पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। सो क्वेश्चन के लिए हम यहां पे जगह देखेंगे, क्वेश्चन के लिए हम यहां स्पेस देखते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम अपने पास डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, फिर डोमेस्टिक इनकम से हम किस पे, नेशनल इनकम को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन है 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं है, बट ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, और हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है। बट प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट की जगह हम डिविडेंड लिख सकते हैं। उसका एक पार्ट है डिविडेंड, प्रॉफिट की जगह हम डिविडेंड लिख सकते हैं। डिविडेंड हमें गिवन है, ये दो वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको हम 0 मान लेंगे और इसको 0 मान लेंगे। तो हमारे पास रेंट कितना है? 1000 रुपीज। हमारे को गिवन है इंटरेस्ट है 200 रुपीज, क्योंकि हमें दो चीज गिवन हो गई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी है, प्रॉफिट के बदले आपको एक चीज दे रखा है डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग नहीं गिवन है, आप इसको 0 और 0 मान लेंगे। ठीक है, आपने इसको क्या माना? 0 एंड 0। बाकी डिविडेंड की वैल्यू आप लिख दोगे, डिविडेंड आपको दे रखा है 500। ओके, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट में दे रखा है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम हमें कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में बता रखा है 200। तो मिक्स इनकम हमारे पास हो गई 200। तो टोटल मिला के हमारे पास हमारा टोटल हो गया ये 1000। एक बार चेक कर लेते, कोई वैल्यूज में कमी तो नहीं लग गई। डिविडेंड है 500, अच्छा डिविडेंड है हमारे पास 500, और मिक्स इनकम है 200। इंटरेस्ट था हमारे पास 100 का, ये था हमारे पास 100 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद था हमारे पास रेंट था 1000, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट था 200, फिर हमारे पास डिविडेंड था 500 और मिक्स इनकम भी 200। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1100, 1300, 1800, 2000। टोटल ये हमारे पास है 2000 रुपीज। ठीक है, बट अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम इस बॉक्स में निकालते हैं। नेशनल इनकम को डिनोट करा जाता है NNP@FC से। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें गिवन है NDP@FC। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? देखो, नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, तो हम जोड़ेंगे NFIA। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने जो बाहर से इनकम अर्न करी है, और सारी वैल्यूज सेम है, तो अब हम इसकी वैल्यूज लिख देंगे। ये हमारे पास है 2000 रुपीज। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे को गिवन है 20, तो हमारा आंसर आएगा 1980। सो हमारा आंसर कितना आ गया? 1980। ठीक है, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने पास दूसरा पार्ट करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, NDP/FC हमने उसकी सारी वैल्यू करके निकाल दिया है। फिर हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम को डिनोट करा जाता है हमारे पास NNP@FC। NNP@FC के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या कर लिया है? NDP@FC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद ये डोमेस्टिक था, तो इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं और यहां से इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ताकि हमें स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें
कुछ इस तरीके से। सबसे पहले सॉल्यूशन सेकंड, जो सेकंड सॉल्यूशन होगा हम कैसे करेंगे? सेकंड सॉल्यूशन में हमें बता रखा है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? हम लिखेंगे NDP@FC, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखना है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहां पे गिवन है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे? वेजेस एंड सैलरी कितना लिखेंगे? 500। इसके बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वेजेस एंड सैलरी है, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया 550। अब दूसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी कितना गिवन है? रेंट एंड रॉयल्टी आपको गिवन नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद अच्छा, आपको पूरी ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू ही गिवन है, तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देना है। उसके बाद मिक्स इनकम आपको कहां बता रखी है? मिक्स इनकम आपको 200 बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। सो ये आपका हो जाएगा 1650, ये होगा आपका, सम कर दिया 1650। अब हमें निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है हमें? नेशनल इनकम NNP@FC। तो हमें क्या करना पड़ेगा? NDP@FC में हम क्या ऐड करेंगे? चेक करते हैं। N से N कॉमन है, डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पे जाना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देंगे। बाकी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट है, उनमें हमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये होगा 1650 प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमें गिवन है -10, तो ये हमारा हो जाएगा 1640। सो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है इनकम मेथड से हमने नेशनल इनकम निकाला है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप बहुत ध्यान से, आप मुझसे पहले भी इसका सॉल्यूशन करके मेरे को उसका आंसर भेज सकते हैं। सो अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारा, सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे NDP@FC। सबसे पहले चेक करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन नहीं, हमें वेजेस एंड सैलरी दे रखी है। तो वेजेस एंड सैलरी हम लिखेंगे 600। उसके बाद हम चेक करेंगे वेजेस एंड सैलरी के अलावा इसके अंदर कुछ गिवन है हमें नहीं है, तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू दे रखी है वेजेस एंड सैलरी, ये बाकी हम 0 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें वैल्यू दे रखी है रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो रेंट इंटरेस्ट तो आपकी ये वाली वैल्यू हो गई, रेंट एंड इंटरेस्ट, तो ये दोनों मिलकर हो गया कितना? 160। अब हम प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, प्रॉफिट के बदले हमें देखा है कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो इन तीनों का हम सम कर ले। क्या क्या दे रखा? कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा हमें 40, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा 60, डिविडेंड दे रखा हमें 20, ठीक है। और लास्ट में मिक्स इनकम हमें दे रखी है कितनी? 280। इसको भी हम सम कर लेंगे। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है दोस्तों 800, ये हो जाएगा हमारा 880, 280, 1160। हमारा आंसर कितना आता है डोमेस्टिक इनकम मेथड से? 1160। अगर हम बात करें हमें निकालना नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम में नेट से तो नेट, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे जाना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ना पड़ेगा। बाकी आपका प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट सेम है। सो ये आपका 1160 था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आपको 20, वो भी माइनस का दे रखा है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा 1140, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। सो आई होप हमने 3 क्वेश्चन में काफी
जो एरिया था नेशनल इनकम के क्वेश्चन के साथ कवर करने की कोशिश करी है, और आपको ये काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आगे करेंगे, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड को हम देखते हैं। हम डिनोट करते हैं जीडीपी एट एमपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला होता है, हम इकोनॉमी के सारे खर्चों को ऐड कर दे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें इनकम मिल जाएगी, वो भी एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि हम सभी एक्सपेंसेस को या एक्सपेंडिचर का सम करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में चार तरीके से, मेनली चार हेड के खर्चे होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्राइवेट लोग हैं, जैसे मैं, आप, जो भी हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये मतलब प्राइवेट लोग, जैसे हाउस होल्ड के लोग कौन से होते हैं, प्राइवेट, इन सभी के खर्चों को हम किस में डालेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा होता है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरे क्या होगा, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो सारे हम किसके हेड में डालेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हेड में डालेंगे। तीसरा हो जाएगा हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, एक तो होता है जो हमने कंजम्पशन के लिए खर्च करा, एक होता है जो हमने इन्वेस्टमेंट करा। तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करा हो वो किस में है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। एंड फाइनली लास्ट का हो जाएगा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। अगर हमें फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन होगा तो हम कैसे फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं होगा तो हम इसके अंदर दो चीज ऐड करेंगे, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज होगी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन। ये हमें हमेशा डायरेक्ट गिवन होगी। वैसे तो ये भी आपको डायरेक्ट गिवन होगी, कभी कभी ये आपको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से गिवन होगी, कभी ये आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन के नाम से गिवन होगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको वो वैल्यू पर्सनल की, प्राइवेट की है, वो नाम के साथ लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम जो हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसको भी लेंगे, जो हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट है उसको भी लेंगे। तो जब हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे हम चेंज इन स्टॉक, इसको कहते हैं हम चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट को भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो इस तरीके से हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे। एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसी भी इकोनॉमी में जितने भी प्राइवेट खर्चे हैं उन सबको इस साइड में डाल देंगे। गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होंगे
चाहे वो कंजम्पशन के होंगे चाहे वो इन्वेस्टमेंट के, वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर हो गए जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे होता है ना भाई हमने बिल्डिंग खरीद ली वो भी तो खर्चा हुआ, या हमने करंट इन्वेस्टमेंट कर दी, वो दोनों खर्चे होंगे। फिक्स खर्चे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसमें आ जाएगा और चेंज इन स्टॉक इसमें आ जाएगा, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। अगर मान लो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में गिवन नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम तीन चीजों को ऐड करेंगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा हमारे पास करेंगे ग्रॉस, अब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, ग्रॉस रेजिडेंशियल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और तीसरा होगा हमारे पास पब्लिक ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स इन्वेस्टमेंट को इन तीनों को सम करके क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब हम इसके क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो अब हम एक्सपेंडिचर मेथड को क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इनकम मेथड से रिलेटेड, तो आप उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को हम डिनोट करते हैं जीडीपी एट एमपी से, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कर देते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर थर्ड होता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट में हमारे पास हो जाता है नेट एक्सपोर्ट। और हम सभी को पता है कि अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीजों का बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में चेंज इन स्टॉक, प्लस हम क्या कर देंगे चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और हमें अगर नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो उसको करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां गिवन है। तो सबसे पहले हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 गिवन है। उसके बाद देखेंगे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें 100 गिवन है। थर्ड हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चेक करो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी हमें डायरेक्ट गिवन है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 100 रुपीज। उसके बाद चेक करेंगे हम हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट चेक करो, यस नेट एक्सपोर्ट भी आपको गिवन है, ये माइनस में गिवन है। तो आपका जो नेट आंसर आ जाएगा 400, 500, 600 में से 20 लेस करेंगे तो आपका 580 आ गया। कितना आ गया 580। तो आपका आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम, अब हमें पता है नेशनल इनकम को हमको रिप्रेजेंट करते हैं एनएमपी एट एफसी के साथ। तो हमें गिवन है जीडीपी एट एमपी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। अगर हमें ग्रॉस से नेशनल पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ये सब आप लोगों को पता ही है। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल पे जाना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड
जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम जो टैक्स है उसको हटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो वन बाय वन अब हम इसको चेक करते हैं। जीडीपी एट एनपी हमारे पास आ गया है 580। चेक करो हमारे पास डेप्रीशिएशन कहां गिवन है। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि हमें 20 दे रखा, तो 20 माइनस हो जाएगा। प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा है 10, और माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 60। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 590 माइनस 80, 590 माइनस 80, 510 मतलब 510 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, सेम इसी मेथड से देन हम क्या करेंगे, अपने पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। सो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, और मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूं आप भी साथ के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। सो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को रफ कर दिया और हमें यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल चुका है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ है। तो हमने देखा सबसे ऊपर हमें पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो हमारे को गिवन है 27,500। दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 3,000। नाउ अब हम अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चेक करते हैं। देखो हमें ये गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें पता था अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमें दे रखा है 2500, ठीक है, प्लस कर देंगे इसके अंदर चेंज इन स्टॉक। अच्छा, चेंज इन स्टॉक में आपको बोल रखा है फॉल इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक का मतलब ये आपका माइनस में बता रखा है, किसमें वैल्यू बता रखी है। देखो चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर इसकी माइनस में वैल्यू आ गई तो इसको हमने बोल दिया फॉल इन स्टॉक, तो ये होगा माइनस में, ये चेंज इन स्टॉक को हमने बोल दिया माइनस में, ठीक है। ओके, लास्ट में वैल्यू रह जाता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो चेक करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहां गिवन है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन 4 और पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 8, तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, एक्सपोर्ट कितना दे रखा है हमें, एक्सपोर्ट दे रखा है 450 माइनस इंपोर्ट दे रखा है हमें 500। तो इस तरीके से हमारे को नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 28,500, ये हो जाएगा 2500, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों नेट क्या जाएगा माइनस। तो 2500 माइनस 300 2200, और ये हो जाएगा माइनस का 50, ये बाहर क्या जाएगा माइनस 50। तो हमारे को इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी 28, इसको कैलकुलेट करो 28,500 2200 और माइनस कर देंगे 50, तो हो जाएगा 3650। हमारा आंसर आ जाएगा 3650। ये हमारी आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम विद बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे जो कि हमारे पास नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम हम निकालेंगे अपने पास, नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं NNP एट FC। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है GDP एट
एमपी। सबसे पहले हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो डेप्रीशिएशन को क्या करना, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। अब वन बाय वन हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये देखा हमें 3650 माइनस डेप्रीशिएशन हमें कहां गिवन है, चेक करते हैं। डेप्रीशिएशन हमें गिवन है 1000, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमें माइनस में गिवन है 250, और माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000, ठीक है। तो ये भी 1000। अब ये सारी ही वैल्यू माइनस किया तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी 3650 में से इन तीनों को हम माइनस कर देंगे, तो तीनों को माइनस मतलब तीनों को सम करके माइनस कर देंगे, तो 2250। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 3650 2250, तो ये हो जाएगा हमारा 00428 तो हमारा आंसर कितना आएगा 28400। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम। सो आई होप हमने नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लिए हैं। सो फाइनली अब हम अपना थर्ड एंड फाइनल पार्ट करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसका तो प्रोसीजर आपको पता ही चल गया है। सबसे पहले हम अपना डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, देन डोमेस्टिक इनकम से हम उसके अंदर हम अब्रॉड की इनकम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। सो समझते हैं ये होता क्या है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, इसके मीनिंग देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर फाइनली इसका फॉर्मूला देखेंगे। सो सबसे पहले हम अगर इसका मीनिंग देखें तो वैल्यू एडेड होता है, इट रेफर्स टू द एडिशन एक मिनट, एडिशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म, ठीक है, रॉ मटेरियल बाय फर्म, सिंपल सा, इट रेफर्स टू एडिशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म। अब हम समझते हैं इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों बना, एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है जो भी गुड होता है वो एक प्रोसीजर से वो गुजरता है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास देखो, हमारे पास एक फार्मर है, उसके बाद मिल्स है, देन उसका बेकरी शॉप, बेकरी वाला है, उसके बाद है कंज्यूमर। तो अब एक एक करके समझेंगे। मान लो इसको जो इनपुट है वो पड़ता है 100 रुपीज का, मतलब फार्मर जो एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल ये वीट का फार्मिंग करता है, वीट की खेती करता है, तो 100 रुपए अगर इसको रॉ मटेरियल पड़ा है और आउटपुट सेल इसने इतना अगर आउटपुट या सेल, और इनपुट को हम कह सकते हैं परचेज, इनपुट को क्या बोल सकते हैं परचेज, आउटपुट को बोल सकते हो सेल। अगर सेल इसने करा है 500 का, तो इसने वैल्यू एडिशन कितना करा है, इसने वैल्यू एडिशन कितना करा है 400 का वैल्यू एडिशन करा है। अब मान लो ये बेचेगा मिल्स वाले को, फार्मर से किसने परचेज करा, मिल ने, इसने जो इसको बेचा है इसके लिए वो क्या होगा, परचेज होगा। अगर 500 रुपए का फार्मर ने बेचा तो 500 रुपए इसके लिए क्या होगा, परचेज। फॉर एग्जाम्पल ये 700 रुपए का इसको बेचता है, तो जो मील वाला है वो कितने रुपए का क्या कर रहा है, 200 रुपए का एडिशन कर रहा है। तो फार्मर से वीट मील वाला खरीदता है, मील वाला इसको फ्लोर में कन्वर्ट करता है, मतलब इसको आटे में कन्वर्ट करता है, तो वो उसने एडिशन कितने का करा, 700 माइनस 500 दैट इज 200।
अब मील वाले से इसको बिस्किट बनाने के लिए कौन ले लेगा? बेकरी वाला। बेकरी वाले को ये 700 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने 700 रुपए का बेचा है तो 700 रुपए का इसने खरीदा होगा। अब एग्जाम्पल के लिए इसने 1000 रुपए का बेचा है, तो इसने वैल्यू एडिशन कितना करा? 300 का। इट मीन्स ये कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा? 1000 का। ठीक है, अब इसको समझते हैं वैल्यू एडिशन कितना हुआ। 100 रुपए का फार्मर को पड़ा, फार्मर ने 400 का इसमें क्या करा? वैल्यू एडिशन करा। मिल वाले ने इसके अंदर 200 का एडिशन करा, और बेकरी वाले ने इसके अंदर 300 का एडिशन करा। इसका मतलब ये हमारे पास टोटल मिलाकर हमने इकोनॉमी के अंदर कितने रुपए का जो कमोडिटी, कितने रुपए की कमोडिटी वैल्यू का कमोडिटी जनरेट करा है? 1000 का। तो इस 1000 को हम अपनी डोमेस्टिक की इनकम मानेंगे, और इसके अंदर हम अगर हमारे पास कोई अब्रॉड की इनकम है तो इस डोमेस्टिक इनकम में हम अब्रॉड की इनकम जोड़कर हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो यही था, इट रेफर्स टू एडिशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज बाय फर्म। परचेज फर्म ने कितने की परचेज करी? फर्म ने परचेज करी 500 की, और इसको जो बेचा उसका डिफरेंस ही क्या होता है? उसका डिफरेंस ही होता है वैल्यू एडिशन, एडिशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म। ठीक है, सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं हम जीडीपी एट एमपी, या फिर इसको हम जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है जीवीए एमपी एट प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए एमपी एट सेकेंडरी सेक्टर प्लस कर देंगे जीवीए एमपी एट टेरिशरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में हमने अभी क्वेश्चन में लिखा था, प्राइमरी सेक्टर में हमने कितने का एडिशन करा था? प्राइमरी सेक्टर में करा था हमने 100 का एडिशन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हमने कितने का ग्रॉस वैल्यू कितने की पड़ी थी हमें? ग्रॉस वैल्यू इसमें पड़ी थी हमें, चलो ये क्वेश्चन से कर लेंगे, क्वेश्चन से हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें एक चीज और, अब हमें वैल्यू एडेड निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर हमें निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे अभी हम देख लेते हैं, अगर हमने बात करी मील्स वाला जो सेक्टर था उसको उसने बेचा, मील्स वाले ने 700 रुपए का बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट उसके 700 रुपए थी, और उसको वही चीज पड़ी 500 रुपए की, तो उसका वैल्यू एडिशन कितने का था? 200 का। उसी को हमने क्या करके अब फॉर्मूले की फॉर्म दे दिया है। अच्छा, काफी बार क्या होता है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे आप? सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इससे आप अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया होगा, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम है परचेज। तो अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट या ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ऐसे ही आपको तीनों सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, सेकेंडरी सेक्टर का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, और टेरिशरी सेक्टर का भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। आप सभी को पता होगा प्राइमरी सेक्टर जैसे फार्मिंग करना, फिशिंग करना, माइनिंग करना, या एनिमल हस्बेंड्रिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी सेक्टर।
अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। कौन से सेक्टर होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर जैसे जहां पे भी हमारे गुड्स रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, वो उस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर हमारा होता है सर्विस सेक्टर, जैसे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, वेयर हाउस, जहां पर सेवाएं दी जाती है, जैसे कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो सेक्टर, ये सारे एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल आपके टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। सो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मेथड के क्वेश्चन के साथ नेशनल इनकम की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से। कभी भी आपके पास नेशनल इनकम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका, चाहे वो इनकम मेथड से हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से हो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से हो, सबसे पहला काम आपको करना है उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हमारे को पता है, अगर हमें फॉर्मूला लिखना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हमें क्या करना है, तीनों सेक्टरों का ग्रॉस वैल्यू एडेड सम कर देना है। जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो हमने क्या करा, हम तीनों सेक्टर्स के सम को ऐड कर देंगे। अब हमें 1 बाय 1 प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, फिर सेकेंडरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू निकालना है, एंड देन टर्शियरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल के हम तीनों को सम कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें ऐसे तो बता नहीं रखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, बट हाँ एक फर्म के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। फर्म ए ने कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड करा है वो निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू एडेड का। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसी को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप क्या लिख सकते हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और माइनस कर देंगे हम क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सो अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दिया नहीं हुआ है, तो फर्म ए का निकाल रहे, तो फर्म ए का सेल, फर्म ए का चेंज इन स्टॉक, और हमें इस पॉइंट में ये गिवन नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसको हमने हटा दिया। तो हमारे पास दो चीज रह गई, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म ए का हम चेक करेंगे, सेल्स कितना दे रखा है। देखो फर्म ए का सेल्स हमें दे रखा है, जल्दी से चेक करके बताओ कहां पर है। ये दे रखा हमें फर्म ए का सेल बाई फर्म ए 500, और कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा सेल्स। तो कितना दे रखा हमें 500, हमें फर्म ए का सेल दे रखा है। अब हम करते हैं चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। तो क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। वैसे अगर हमें ये नहीं दिया होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कर देते, तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए आया था, बट हमें डायरेक्ट गिवन है तो हम 20 ऐड कर देंगे। अब हमें माइनस करना होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम चेक करते हैं, कहां इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फर्म ए। देखो इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने परचेज कितने का करा है, फर्म ए ने परचेज करा है
यहां पर आप देखोगे सारा फर्म ए की बात होगी। तो फर्म ए ने कितना परचेज करा है? 320 का। 320 का हमने करा, तो हमारे पास आ गया 200 का वैल्यू एडिशन किसने करा है? फर्म ए ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्म बी की। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फर्म बी का निकालते हैं, तो हमने करा फर्म बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैसे? इसका भी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस क्या करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो अब बहुत ध्यान से देखेंगे इसका सेल्स कहां देखा है। देखो सबसे पहले तो हम सेल देखेंगे। बी ने जो सेल कर रखी है, पहले तो कर रखी है जनरल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जनरल गवर्नमेंट को कितनी सेल कर रखी है? 100 की। भाई बी की जितनी भी सेल होगी हम बी की सेल में ले लेंगे। बी की एक सेल ये रही। अब बी ने दूसरी सेल कर रखी, देखो मैं इसको रेड से लिख रहा हूं। बी की एक सेल तो ये हो गई, बी की दूसरी सेल होगी हाउस होल्ड को इसने सेल कर रखी है 350 की। ठीक है, और देख लेते हैं इसने कितनी सेल करी है। बस ये सेल हो गई। अब देखते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए हमें बता रखे इसमें वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी को अगर हम क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करेंगे हमारे पास, इट मींस अगर हम 40 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। 40 माइनस 30 करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या जिसको हम परचेज नाम से भी बोलते हैं। तो परचेज कितनी होगी हमारे पास? परचेज हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है सेल करी है फर्म ए ने। फर्म ए ने सेल करी है, तो ये बी के लिए क्या बन जाएगी? ये बी के लिए परचेज। भाई अगर फर्म ए के लिए सेल है तो ये किस फर्म बी ने क्या करा हुआ है? फर्म बी ने इसको परचेज करा हुआ, इसको बेचा होगा, तो जो इसके लिए सेल है वो इनके लिए क्या बन जाएगी? परचेज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे लिए हो जाएगा 200। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 450 प्लस 10 माइनस 200, तो ये 460 माइनस 200, तो ये आ गया पर 260। तो आपका फर्म का वैल्यू एडिशन कितना आ जाएगा? 260। अब हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्म है, मतलब हमें अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालना था वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो फर्म ए का वैल्यू एडेड आ गया था 200, फर्म बी का वैल्यू एडिशन आ गया था 260। अब हमें दूसरे भी क्वेश्चन में कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय मार्केट प्राइस, जीवीए एट एमपी निकालना है। हमें क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस में ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 200, ये है हमारे पास 260, तो हमारे पास 460 क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय मार्केट प्राइस। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा पार्ट इसका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम इसके लिए स्पेस देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं अपने यहां पर, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास है दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें गिवन है ग्रॉस जीडीपी एट एमपी, क्योंकि इसको हम जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस से हमें नेट पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए फिर आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई थी? हमारे पास ये वैल्यू थी 460, जीवी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन हमें बता रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। और माइनस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स बोथ पेड बाय बोथ फॉर्म, कितना बता रखा हमें, और इसके अलावा हमें कुछ और चीज तो नहीं दे रखी, सब्सिडीज वगैरह, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। तो 460 में से हम लेस कर देंगे, 460 में से हम लेस कर देंगे 195। तो ये 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास 265 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से हम तीनों पार्ट को इसको कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि अब हमारे पास यहां स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम सेम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सबसे कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, वैल्यू एडिशन, ठीक है। एक ही वैल्यू का देखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, जीवी एट एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, या वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, या इसको बोल सकते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी होता है, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो चेक करते हैं, सेल्स हमें कितनी दे रखी है, सेल्स हमें 90 दे रखी है। चेंज इन स्टॉक हम निकालेंगे 25 माइनस 15, 25 माइनस 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन की हमें नीड नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो इसको हम 0 मान लेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है 40, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया 10, 100 माइनस 40, तो ये हो गया हमारे पास 60। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना हो गया, इसी को कहते हैं हम जीडीपी एट एमपी। हमें कितना है 60। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट या नेट डोमेस्टिक प्राइस एट एमपी, या फिर इसको जो क्वेश्चन में वो लिखा है एनवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं हम, या तो इसको एनडीपी एट एमपी बोल दो या एनवी एट एमपी बोल दो, एक बात है। हमें गिवन है जीडीपी एट एमपी, तो ग्रॉस से अगर आपको नेट पर जाना है तो हमें डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, डेप माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, मार्केट से मार्केट, डेप्रीशिएशन से डेप्रीशिएशन, मतलब मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमें 60 दे रखा है। डेप्रीशिएशन हमारा इस क्वेश्चन में हमें 20 गिवन है, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम 2 क्वेश्चन के साथ अब ये पूरा हमारा नेशनल इनकम खत्म कर देंगे। तो 2 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो करना है वो है हमारे पास कि हम लोग सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारे पास क्या निकलता है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उससे निकलता है हमारे पास जीवीए एट एमपी, या उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम इससे चेक करते हैं। अच्छा, काफी बार क्या होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता, तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक
ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो एज इट इज हम लिख देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम परचेजेस है, परचेज। काफी बार हमें इंटरमीडिएट ना देकर सीधा सिंपल सा परचेज दिया होता है नाम, तो भी उसका मतलब सेम है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वैसे निकालना है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में निकालना है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मतलब वी का वैल्यू एडेड का मतलब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक ही मान के चलेंगे हम। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट बोल दो या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में हम निकलता है वैल्यू एडेड से, हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले अगर मेरे को सेल्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने 1000 गुड्स बेचे हैं और एक का गुड्स है 30, तो मेरा सेल्स निकल जाएगा। इसका मतलब मैंने 1000 यूनिट्स बेची है और एक यूनिट है 30 रुपीज की, तो क्या ये बेचकर मेरे पास सेल आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक के लिए मैं क्या करूंगा, चेंज इन स्टॉक के लिए आप देख रहे हो मैं करूंगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 3000 और ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 2000। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट मुझे दे रखा है 12,000 रुपीज। कितना दे रखा है, 12,000 रुपीज। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30,000 प्लस में 1000 माइनस में 12,000। तो हमारे पास ये हो जाएगा 31,000 माइनस में 12,000, तो हमारे पास ये हो जाएगा 19,000। तो हमारा जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, 19,000। जीडीपी एट एमपी को हम बोल सकते हैं जीवीए एट एमपी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीवीए एट एफसी या जीडीपी एट एफसी। ठीक है, सो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लिया है, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लिया है। अब ग्रॉस से ग्रॉस नो चेंज, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक नो चेंज, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नो चेंज। बट मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है, देखो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट ऐड होता है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एलिमेंट ऐड नहीं होता। तो हम इसमें क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एफसी या जीवी एट एफसी। तो हमने ये 19,000 निकाला था और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें बता रखा है। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमें बता रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स। देखो इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो मान लो ये 19,000 है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको बता रखा है 6,000, ये हमें नहीं बता रखा, ये 0 है। तो 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 19 माइनस 6 आपका 13,000 हो जाएगा। तो आपका जीडीपी एट एफसी या जीवी एट एफसी कितना आ जाएगा, आपका 13,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को हमारे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। सो अब अगेन हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे हमें कैलकुलेट करना है एनवीए एट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड दे रखा हो तो हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। देखो वैसे तो आपके एग्जाम में हम तीनों सेक्टर का क्या करते हैं, जीडीपी एट एमपी ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। चलो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस में मैं लिख सकता हूं अपना प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ, बल्कि मैं इसको यहां लिख देता हूं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन
और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, हमारे पास इसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब सेल्स चेक करते हैं, मैं इसको ऐसे हटा देता हूं। सेल्स हमें हमारे पास 1000 रुपीज की सेल्स है, कितनी है 1000 रुपीज की सेल्स होती है। अब आप सोचोगे क्या इसमें हम एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करें, क्योंकि एक्सपोर्ट हमने करा वो भी हमारे लिए सेल है, बट नहीं, क्योंकि जो टोटल सेल है इसमें ऑलरेडी हमारा क्या ऐड होगा, एक्सपोर्ट की वैल्यू ऐड होगी, तो हमारा सेल्स हो गया। चेंज इन स्टॉक में देखते हैं। चेंज इन स्टॉक के बारे में हमें बता रखा है डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब ये माइनस में होगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमें दे रखा है 120, ठीक है 120। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए आपके लिए बता रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 प्लस एक चीज और गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आप जो गुड्स बनाते हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है। बिना इलेक्ट्रिसिटी यूज करे कोई भी गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी क्या मान के चलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा हो जाएगा, ये सॉल्व होकर हो जाएगा हमारे पास 1120 माइनस 70 माइनस इन दोनों को सम कर देंगे तो जाएगा 350। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1120 420, ये 007। इट मींस हमारा पास जो जीडीपी एट एमपी है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीवीए एट एमपी, हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा 700, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है, एनवी एट एफसी। तो एनवी एट एफसी के लिए मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, हमारे पास एनवी एट एफसी भी आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है अपने पास एनवीए एट एफसी, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एनडीपी एट एफसी, ठीक है जी। हमने कैलकुलेट क्या कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरे को ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में मैंने अभी बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो फैक्टर होता है, एलिमेंट होता है, इसके अंदर होता है, बट इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो मैंने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 700। डेप्रीशिएशन है, मेरे को डेप्रीशिएशन की वैल्यू नहीं बता रखी है। और इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे निकाल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। तो ये होगा 700 माइनस 0। इनडायरेक्ट टैक्स हमें देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ये रहा, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये हो गया हमारे पास 70 और सब्सिडीज दी हमें 40। तो ये हो जाएगा 700 माइनस ये 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30, तो आंसर आपका आ जाएगा 670। सो आपका एनडीपीएटएफसी या एनवीएटएफसी कितना आ जाएगा, 670। सो आई होप आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना और वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो। थैंक यू।